तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी थमने का अब नाम नहीं ले रही है। तीसरे राउंड की बातचीत भी जिनेवा में होना थी, जो कि कल सुबह की पहले राउंड की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हुई है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल कल 26 फरवरी 2026 को ईरान से निकला था जिनेवा के लिए, जहां उसे अमेरिका के दूत के साथ बातचीत करना थी एटमी प्रोग्राम को लेकर। ईरान से निकलने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास राक्ची ने दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन देश इजराइल के यहाँ गए हैं। बहुत यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री अब्बास राक्ची ये भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इजराइल में जाने के बाद गाजा के पक्ष में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे क्रिमिनल ठहराया गया है और इसके प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने जेनोसाइडर कहते हुए इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है। दुनिया के तमाम देशों ने इसे दो कौड़ी का देश करार दिया है और कोई भी मुल्क ऐसे में इजराइल की यात्रा करना उचित नहीं समझ रहा है। फिलहाल जाने से पहले ही मैंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इजराइल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालातों में इजराइल का दौरा रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अपनी लड़ाई भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे हालातों में जब उसके साथी मुल्क तक उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर 26 फरवरी 2026 को आखिरी वार्ता में ईरान एटमी डील को साइन नहीं करता है तो उस पर हमला किया जा सकता है, और किया ही नहीं जा सकता है बल्कि हमला कर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दी थी। लेकिन 26 फरवरी 2026 की सुबह जो पहले राउंड की बातचीत ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई, उसमें ईरान लचता नजर नहीं आया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ से पूछा। स्टीव विटकॉफ ने बताया कि पहले राउंड की बातचीत में ईरान कतई नरम नहीं पड़ रहा है, ना ही वो किसी शर्त को स्वीकार कर रहा है। दूसरे राउंड की बातचीत जब शाम के दरमियान हुई तो उसमें ईरान कुछ नर्म नजर आया और उसमें कुछ बातचीत भी आगे बढ़ सकी। लेकिन दूसरी तरफ कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान एंगेरिज यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दे। उसके कने 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है एंगेरिज, उसे अमेरिका के हवाले कर दे और एंगेरिज यूरेनियम जो उसका संवर्धन है उसे ज़ीरो कर दे। उसके बाद उसे रिएक्टर रखने की अनुमति मिलेगी और फिर ईरान पे से सभी प्रतिबंध हट जाएंगे, उसे व्यापार करने की भी खुली छूट मिलेगी। लेकिन ईरान है कि लचने का नाम नहीं ले रहा है। जो ईरान कतई अपने परमाणु रिएक्टर को बंद करने की कोशिश ना कर रहा हो, वो कैसे यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर सकता है? मेरा दिमाग ये काम नहीं करता है। फिलहाल अमेरिका का ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है कि ईरान उसे यूरेनियम सौंपेगा। इसके अलावा तैयारियां जंगी देखते हुए ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ईरान ने इतनी मजबूत तैयारी की है कि उसने साफ साफ इंटरव्यू में बता दिया है कि अमेरिका के 40 बेस मशरिक वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 6 बेस तो ऐसे हैं जो कि ईरान 6 मिनट में तबाह करने की ताकत रखता है, जिसमें शामिल है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। वहीं आपको बता दूं इराक का इरबिल एयरबेस शामिल है और जनाब एक शामिल है आरिफ बाईजान एयरबेस जो कि कुवैत में है। वहीं यूएई, कतर और मिस्र के एयरबेस भी शामिल हैं, जहां से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। फिलहाल इसके अलावा जो इसका एक जॉर्डन में बेस है वो भी ईरान के निशाने पे है। मिस्र और कतर में जो बेस हैं वो भी निशाने पे हैं। यानी कि जो अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, ट्रंप के साथी सलाहकार, वो कह रहे हैं कि 40 एयरबेसों में से ईरानी मिसाइलों की जद से एक भी बाहर नहीं है। सबके सब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। अगर ईरान से जंग होती है तो ईरान भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बातचीत चल रही थी, जिनेवा में मीटिंग हो रही थी और इसी सबके बीच में हमले से पीछे हटते हुए अमेरिका की सत्ता के गलियारों ने कहा है कि पहले ईरान पे हमला इजराइल करे। इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो पहले ईरान पे हमला करेगा। अगर इजराइल में इतनी दम होती ईरान से लड़ पाने की तो वो जून में ही सीज फायर क्यों करता। लिहाजा आपको बता दूं कि जून में चली 12 दिनों की जंग में ईरान इजराइल को गाजा बनाए दे रहा था, जिसके बाद इजराइल ने गड़गड़ाते हुए सीज फायर किया था।
अब तो इजराइल इतनी ज्यादा मार खा चुका है ईरान से कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है ईरान को धमकी तक सही से देने की। लेकिन इजराइल हमला कैसे कर सकता है? फिलहाल अमेरिका जो है हमले से पीछे हट रहा है और अमेरिका की सत्ता में बैठे कुछ सत्ता के गलियारे बातचीत के दौरान ही कह रहे हैं कि पहले इजराइल ईरान पे हमला करे, क्योंकि अमेरिका के पास ईरान पे हमला करने का कोई बहाना नहीं है। लिहाजा अगर ऐसे में अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो दुनिया खिलाफ हो जाएगी और दुनिया को कोई भी हमले की वजह नहीं बता पाएगा अमेरिका। ऐसे हालातों में जो अमेरिका का साथी देश है ब्रिटेन, उसने भी अपने डिएगो गार्सिया एयरबेस देने से मना कर दिया है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपना एयरबेस अमेरिका को नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका बेवजह ईरान पे हमला करने जा रहा है और अगर बेवजह हमला किया गया और जो भी अमेरिका के साथ मुल्क इस हमले में शामिल हुआ उसे डिफेंस मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ सकता है। और जनाब, जो हुकूमत के कुछ बड़े ओहदों पे जिम्मेदार गलियारे हैं वो उस मुल्क को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं जो अमेरिका के साथ गैर जिम्मेदाराना जंग में शामिल होगा। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री मना कर रहा है। लेकिन पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन कहता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री मुल्लाओं का साथ दे रहा है। ईरान में मौजूद मुल्लाओं की हुकूमत एटम बम बनाने के बेहद करीब है और अगर ऐसे में ईरान पे हमला नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ईरान एटम बम बना के तैयार कर लेगा। फिलहाल ये तो भूल है इन लोगों की कि ईरान एटम बम बना के तैयार कर लेगा, बेहद करीब है। मैं अपनी तरफ से दावा करता हूँ, मेरी मानसिकता कहती है, मेरा दिमाग कहता है कि ईरान 8 से 10 एटम बम बना चुका है और ये तो भूल है दुनिया के एक्सपर्टों की कि ईरान एटम बम बनाने के करीब है। लेकिन हाँ, अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका का गर्दा उड़ना तय है, क्योंकि ईरान कहीं से कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बस यही वजह है कि अमेरिका सारी तैयारियां करने के बावजूद भी हमले से पीछा हटता नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, इजराइल पहले हमला कर तो सकता है, लेकिन अमेरिकी सत्ता के कुछ गलियारों का कहना है कि जब इजराइल अमेरिका पे हमला करेगा तो जवाब में ईरान जो है अमेरिकी एयरबेसों पे हमला कर सकता है और फिर अमेरिका के पास ये अच्छा बहाना होगा ईरान पे हमला करने का। अगर जाहिल बेवकूफ सत्ता के गलियारों से ये पूछा जाए कि तुम ईरान पे हमला करने का जब बहाना ढूंढोगे, पहले तो ईरान तुम पे हमला करेगा क्यों? तुम्हारे एयरबेस पे हमला करेगा ही नहीं। ईरान का एक टीवी चैनल बताता है जो कि अरबी में चलता है या वहीं की फारसी भाषा में चलता है। टीवी चैनल पे दिए गए एक ईरान के जनरल या लीडर ने इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल का जो हाइफा शहर है उसमें मौजूद इजराइल की मिलिट्री का जो मुख्य केंद्र है उसे टारगेट किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिलिट्री केंद्र है हाइफा में मौजूद, उसे अगर टारगेट करके तबाह कर दिया जाएगा तो इजराइल की सारी मिलिट्री खुद पे खुद घुटनों पे आ जाएगी। और इसमें सच्चाई भी है। जब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल केंद्र को नष्ट कर दिया जाएगा और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र जो है मिलिट्री का खत्म होगा तो सारी की सारी थ्योरियाँ और जनाब सिस्टम टेक्नोलॉजियाँ खत्म होती नजर आएंगी, जिसके बाद इजराइल की मिलिट्री खुद घुटनों पे आ जाएगी। वैसे भी ईरान किसी बात में इजराइल से कम नहीं है। जून में चली 12 दिनों की जंग से एक ट्रेलर दुनिया को देखने को मिल चुका है, जिस ट्रेलर ने यह साबित कर दिया है कि ईरान जब चाहे जब इजराइल को गादा बना सकता है। और यही वजह है कि इजराइल को लेकर अमेरिका की आंखों में ईरान खटक रहा है। ईरान इतना ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में अब से 20 साल बाद दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। यही वजह है कि अमेरिका सद्दाम की तरह और इराक की तरह ईरान को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि मौजूदा टाइम में ईरान इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर वह अमेरिका को भी काउंटर करने की ताकत रखता है। फिलहाल दूसरी तरफ आपको बता दूं, ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ स्टाफ के जो चेयरमैन हैं जनरल डेमिरन केन, वो कहते हैं अमेरिका के कि अगर ईरान पे हमला किया गया
तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को खदेड़ने की ताकत रखता है और सभी 40 एयरबेस अमेरिका के ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि अमेरिका की बादशाहत भी मशरिक़ वस्ता से ख़त्म हो जाएगी। मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भागना पड़ेगा और अगर अमेरिका ये सोचता है कि ईरान की जंग खाड़ी में इराक की जंग जैसी होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। ये लंबे समय तक जंग चलेगी और लंबे समय में इतना ज़्यादा खर्चा आएगा। ये जनरल केन कह रहे हैं, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं, जिनका नाम है डेमिरन केन। डेमिरन केन जनरल मना कर रहे हैं कि ईरान से ना उलझा जाए और उससे समझौता किया जाए। ये बात मैं तो आज कम से कम 4-5 साल से कह रही हूँ। 3 साल से तो खूब कह रही हूँ कि ईरान से उलझना ही गलत है, ईरान से उलझा ही ना जाए, और अगर ईरान से उलझते हो तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ है। अब अमेरिका की सत्ता में बैठे कुछ सत्ता के गलियारे ये भी कह रहे हैं, जिनेवा में मीटिंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, डील को लेकर बातचीत हो रही है। इधर अमेरिका में बैठे सत्ता के गलियारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले इजराइल ईरान पे हमला करे, क्योंकि उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन तो भेज दिया ईरान को घेरने के लिए, वहीं इन्होंने भेज दिया जेराल्ड आर फोर्ड, वहीं इन्होंने भेज दिया यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वहीं यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन। लेकिन तमाम मिलिट्री, तमाम हथियार और एयर फ्यूल भेजे जाने के बावजूद भी अमेरिका की पैंट ढीली हो रही है ईरान पे हमला करते हुए। डर लग रही है। अब इधर जिनेवा में मीटिंग जारी है, डील को लेकर ईरान और अमेरिका की मीटिंग चल रही है। इधर अमेरिका की सत्ता में बैठे सत्ता के गलियारे ये कह रहे हैं कि पहले इजराइल हमला करे। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि फोन के माध्यम से या किसी भी वायरलेस के माध्यम से अमेरिका की सत्ता के गलियारों को ये जानकारी मिल चुकी है कि डील नहीं हो पाएगी। और जनाब, पहले राउंड की बातचीत में स्टीव विटकॉफ ने साफ साफ कह दिया है ट्रंप से कि ईरान कहीं से नरम पड़ता नजर नहीं आ रहा है और ना ही पहले राउंड की बातचीत में कोई हल निकल सका है। फिलहाल दूसरे राउंड की बातचीत का भी हवाला इन्हें फोन के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से सत्ता के गलियारों को मिल गया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले इजराइल हमला करे, क्योंकि अब ईरान तो कोई बात मान नहीं रहा है। 26 फरवरी तक की लास्ट मोहलत दी थी कि अगर नहीं मानी बात हमला कर देंगे। अब हमला करते डर लग रहा है, तो वो इजराइल पे टाल रहे हैं कि पहले इजराइल हमला करे। अब ये बताइए, सत्ता के गलियारे दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो ईरान पलटवार करेगा इजराइल पे और अमेरिकी एयरबेसों पे हमला करेगा। अब इन जाहिलों से कोई ये पूछे कि जब जून में 12 दिनों की जंग चली थी, जब ईरान ने पहले तुम्हारे एयरबेस पे कौन सा हमला करा था? पहले तुमने डिएगो गार्सिया से उड़ान ली, 2 बॉम्बर B-52 गए, तुमने नतांज, इस्फहान और फोर्डो पे बंकर बस्टर बम गिराए, SUV बंकर बस्टर बम गिराए गए। उसके बाद ईरान ने अल उबैदा एयरबेस पे अटैक किया था। वैसे तो वो इजरायली पे अटैक कर रहा था, ठीक है। अब ये बताइए, जब इजराइल अटैक करेगा तो तुमने एयर फ्यूल भेजे हैं। एयर फ्यूल क्यों भेजे हैं? क्योंकि इजराइल और ईरान की दूरी बहुत है, दूरी है तो फाइटर जेट जाके वापस आ नहीं सकता है, दिक्कत होगी। इसीलिए तुमने एयर फ्यूल भेज दिए कि वो हवा में उसे फ्यूल दे सके, वो वापस आ जाए, ठीक है। ये भी तुम्हारी चालाकी दिख रही है। लेकिन जब तुम हमला कराओगे इजराइल से तो जवाब में ईरान इजराइल का गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। अब तुम कह रहे होगे कि हम जब हमला करेंगे जब ईरान हमारे एयरबेस पे हमला करेगा। ईरान तुम्हारे एयरबेस पे जब तक हमला करेगा ही नहीं, जब तक के तुम अपने एयरबेस से या तो इजराइल से हमला नहीं कराओगे या फिर तुम खुद अपने एयरबेस से हमला नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे एयरबेस पे ईरान हमला नहीं करेगा, वो तो इजराइली को मारेगा, ठीक है। अगर तुमने हमला किया या तुमने बहाना पकड़ा तो तुम्हारा बाप रूस जो बैठा हुआ है वो क्या कह रहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो दुनिया हमसे ये उम्मीद ना लगाए कि रूस बैठ के तमाशा देखेगा। रूस की फौज जंग में कूदेगी, और रूस जब जंग में कूदेगा तो रूस क्या तुमसे कहीं से कमजोर नजर आता है? रूस भाई अमेरिका से कहीं पे से भी कमजोर नजर नहीं आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है एटमी हथियार, जो कि रूस कने हैं 6080, वहीं अमेरिका के कने हैं 5555। तो अब बताइए कौन ज्यादा पावरफुल है? रूस रखे बैठा है 1800 एटम बम, तुम्हारे कने 1000 है, 800 ज्यादा है।
अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि अगर ईरान पे हमला किया तो 48 घंटे में अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। अब दुनिया के तमाम मुल्क ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सुपर पावर 48 घंटे में कैसे एकदम आ जाएगा घुटनों पे? तो जी हाँ, आ जाएगा घुटनों पे। चाइना अटैक करने को नहीं कह रहा है अमेरिका पे, बल्कि वो ये कह रहा है कि रियर अर्थ मिनरल टेल्स रोक दूंगा। रियल अर्थ मिनरल जब टेल्स रोकेगा तो ये बताओ कि इसके फाइटर जेट JF-35 हो, F-16 हो या मिसाइलें हो, ब्लैक हॉक हो, कोई सी भी हो, जब इसके इंजनों को मिल ही नहीं पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा? रियर अर्थ मिनरल टेल्स जब नहीं मिलेगा तो इसके इंजन चलेंगे कैसे? JF-35 कैसे चलेगा और F-16 कैसे चलेगा? बॉम्बर B-52 कैसे चलेगा? वहीं मिसाइलें कैसे चलेंगी? इसलिए घुटनों पे 48 घंटे में आ जाएगा और अमेरिकी फौज पे ये असर 48 घंटे में दिखने लगेगा। तो चाइना सही कह रहा है, लेकिन अमेरिका को खुद ये दिखाई दे रहा है कि ईरान से उलझना मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट जो सलाहकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि हर जंग हम जीतेंगे। हर जंग आप जीते जरूर हो, लेकिन आप ये मत सोचो कि हर जंग जैसी ही ये जंग होगी ईरान से। अफगानिस्तान और वियतनाम को देख लीजिए। अफगानिस्तान में ये 20 साल लड़ा और फिर हार के बाहर निकला। मुंह पे कालक मल के तालिबान ने जूते मार के, जूतों का हार गले में डाल के जो बाइडन को निकाला था अगस्त 2021 में। और ऐसी ही हार इसकी हुई थी वियतनाम में, जब ये 1932 में वियतनाम में लड़ा था जाके, तो वहां से भी ऐसे ही निकला था। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी जंग होगी, लेकिन एक्सपर्ट इसमें हवाला दे रहे हैं 20 साल का, क्योंकि अफगानिस्तान में 20 साल चली थी। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी मानसिकता ये कह रही, मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर अमेरिका ईरान से उलझता है तो कम से कम 50 साल की तैयारी करके आए, क्योंकि अफगानिस्तान तक से ज्यादा खतरनाक पहाड़ियां हैं ईरान की, और फिर उनमें ऐसी ऐसी सुरंगें बिछी हुई हैं कि जहां अफगानिस्तान की सुरंगें कुदरती भी थीं और जनाब अफगानिस्तान के लोगों की खोदी हुई भी थी। अब अल्लाह जाने कि सब सुरंगें अफगानिस्तान की कुदरती थी पहाड़ियों में, या सब बनाई हुई थी, या फिर कुछ कुदरती थी कुछ बनाई हुई थी, अल्लाह जाने। लेकिन हाँ, उन सुरंगों से इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली कि अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बावजूद भी अमेरिका मुंह पे कालक मलवा के, नालत का तोक गले में डलवा के और निकला अफगानिस्तान से। लेकिन ईरान की जो पहाड़ियां हैं, ये मेरी मानसिकता कह रही है, मेरा दिमाग कह रहा है कि जब पड़ोसी मुल्क इराक ईरान से 8 साल लड़ा और 8 साल लड़ने के बावजूद भी वो कभी ईरान की पहाड़ियों को पड़ोसी ही उसका पार नहीं कर पाया, जबकि इराक जो है ईरान के लोगों को भी जानता पहचानता है, पड़ोसी है, सरहद मिल रही है, इराक ईरान के लोगों को भी जानता पहचानता है और उसकी भाषा को भी समझता है। अमेरिका तो कभी ईरान में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ना तो ईरान के लोगों को जानता पहचानता है और ना ही उनकी भाषा को समझता है। फिलहाल जब पड़ोसी जिसने जिंदगी वहीं काटी, बड़ा हुआ, मौत वहीं हुई, बूढ़ा हो गया, लेकिन वो जब ईरान की पहाड़ियों को क्रॉस नहीं कर पाया, तो आप 8000 किलोमीटर पश्चिम से मशरिके गुस्ता में जाके ईरान की पहाड़ियों को कैसे पार कर सकते हो? दूसरी तरफ तुम देख लो कि तुम्हारे सबसे खतरनाक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए अमेरिकी बॉम्बर B-52, जो के राडार पे नहीं आते हैं, दुनिया का कोई राडार भी ले नहीं पाता है, उन्हें कैप्चर नहीं कर पाता है। आपने अभी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जब डिएगो गार्सिया से बॉम्बर B-52 दो उड़ाए थे और ईरान की मॉनिटरी करने के लिए छोड़े थे, और ईरान की सरहदों के आसपास जब वो बॉम्बर घूम रहे थे, तो अमेरिकी गवर्नमेंट क्या समझ रही थी कि हमारे बॉम्बर काफी देर से ईरान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ईरान की टोह ले रहे हैं, लेकिन ईरान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हमारे बॉम्बर राडार पे आते ही नहीं है, दुनिया का कोई राडार भी इन्हें ले ही नहीं पाता है, कैप्चर नहीं कर पाता है। तो अमेरिकी कंट्रोल रूम में बैठे सत्ता के कुछ गलियारे एक्सपर्ट
ये समझ रहे थे कि हमारे बॉम्बर लगातार ईरान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन ईरानी राडार उन्हें नहीं देख पाया है। ठीक है, और जैसे ही बॉम्बर B-52 ने ईरान की तरफ रुख सीधा किया, वैसे ही ईरान के कंट्रोल रूम से अमेरिकी कंट्रोल रूम को यह वार्निंग गई कि आप अपना ये बॉम्बर B-52 पीछे लीजिए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो अब ये गिरा दिया जाएगा। अब बताइए कि जहां अमेरिका ये सोच रहा था कि हमारा स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना बॉम्बर B-52 राडार पे नहीं आता, अब ईरान की टेक्नोलॉजी देखिए कि वो कितनी देर से बैठा हुआ कंट्रोल रूम में सारी हरकतें देख रहा था बॉम्बर B-52 की। अब अमेरिका दोनों बॉम्बर लेके पीछे भागा, और अगर ये ना हटाए तो वो बॉम्बर गिरा दिया जाए और पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाए कि ये बॉम्बर की ताकत है। अब इन्होंने भेजा क्या, अपना ड्रोन भेजा। अभी 2 दिन पहले की बात है, जिसने उड़ान ली थी सऊदी अरब के एयरबेस से, अल थापरा से उड़ान ली थी, और ये ड्रोन 136 अरब मिलियन डॉलर से बना हुआ था। बहुत महंगा ड्रोन था, जो कि 50,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ रहा था, और ये भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से है, ये भी राडार पे सहज नहीं आता है। इसे क्यों भेजा? इसे अमेरिका इस्तेमाल करता है जासूसी के लिए। कहाँ किस देश ने कितने हथियार तैनात कर रखे हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका का एयरबेस है सऊदी अरब में, जिसका नाम है अल थापरा एयरबेस, ये एयरबेस से उड़ान लेता है और फिर लजीज फारस की खाड़ी से होता हुआ ओमान की खाड़ी और ईरान की खाड़ी के ऊपर जाके मॉनिटरी करता है। क्या मॉनिटरी करता है कि ईरान ने कहाँ पे कितने हथियार तैनात कर रखे हैं, कैसी तैयारी करी है जंग की, ये सब टोह लेने के लिए गया था। ठीक है, लेकिन जब ये लजीज फारस की खाड़ी से आगे बढ़ता है और ईरान के बेहद करीब पहुंचता है, तो ये ट्रेस देना शुरू कर देता है। ट्रेस देता है कंट्रोल रूम को, और फिर कॉलमी, इसे कॉलमी भी बोला जाता है। कंट्रोल रूम में कॉलमी भी आती है, और ट्रेस देने के बाद ये राडार से गायब हो जाता है। जहाज का आज तक पता ही नहीं है कि गया कहाँ, ड्रोन गायब हो गया, ईरान ने मार गिराया। अब बताइए इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची। ईरान ने 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता हुआ ड्रोन, क्या इतनी आसानी से मार गिराया जाएगा स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बना ड्रोन? क्या आप ये समझ रहे होगे कि हलवा आएगा, ली गोली मार दी या ली मिसाइल मार दी, ऐसे गिर जाएगा? नहीं गिर सकता है ना। तो इसके लिए गिराने को दिमाग भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि ईरान की टेक्नोलॉजी कहाँ है और ईरान का दिमाग कहाँ है। अब ऐसे में टकराना ईरान से क्या इनके भविष्य के लिए अच्छा होएगा? नहीं होएगा ना। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है। अब भेजा क्या गया है? फ्यूल एयर भेजा गया है। एयर फ्यूल कहाँ भेजा गया? इजराइल। इजराइल पहले हमला करे फाइटर जेट को, मतलब वापस आने में दिक्कत होगी, तो हवा में ये फ्यूल ले, एयर फ्यूल भेजा गया है। लेकिन हाँ, ये ईरान पे हमला तो कर सकते हैं, जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम ये समझो कि ईरान को हम रोक भी सकते हैं, तो रोक नहीं सकते हो। अगर आप सीज फायर की अपील करोगे, ईरान मान जाए और सीज फायर हो जाए तो अलग बात है, वरना ईरान जब ही रुकेगा, या तो तुम मैदान छोड़ के भाग जाओगे, मैदान में नहीं रुकोगे तो ईरान रुक सकता है, या फिर मशरिक़ वस्ता में सभी 40 अड्डे मेटने के बाद ईरान दम लेगा। इससे पहले ईरान रुकेगा नहीं। फिलहाल ईरान ने जो है बहुत अच्छी तैयारी करी है। अमेरिका ने सऊदी अरब में भी अपने एयरबेस पे कुछ हथियार बढ़ाए हैं, कुछ टैंक बढ़ाए हैं, फ्यूल टैंक बढ़ाए हैं। वहीं ईरान ये भी सब कुछ देख रहा है, और ईरान ने सऊदी अरब पे भी हमले की जो है तैयारी कर ली है। ईरान ने सऊदी अरब की जनता पे भी हमले, हुकूमत पे भी हमले की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ईरान ये समझ रहा है कि सऊदी अरब मिला हुआ है, और क्या मालूम मिला है नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जंग हुई तो विनाश अमेरिका का भी ऐसा होएगा जो कि देखने के लायक होगा। फिलहाल अभी टास्क चल रहे हैं, लेकिन इस टास्क के बीच क्या होता है और कैसा फैसला निकल के सामने आता है, उस पर ही मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही है, लेकिन अब देखना है कि जंग होती है या डील होती है। लिहाजा अभी बातचीत जिनेवा में जारी है। अब जो भी खबरें निकल के सामने आएंगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। अभी तक की खबरों में इतना ही है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश आमदीद।